फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग लूसेंट की पॉलिटी देख रहे हैं MCQ के माध्यम से, जिसमें अभी हम लोग जो हमारा पार्ट 3 है वहाँ पे आ चुके हैं। और हमारा पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है लूसेंट पॉलिटी MCQ करके, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आज ये सेकंड पार्ट है, अभी और भी पार्ट आएंगे। क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये बड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या हमें देखना है। तो हमने कल वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें समानता का अधिकार ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो कि 14 से 18 यानी कि जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के मध्य था समानता का अधिकार, उसे हमने कल की वीडियो में देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे अपना आर्टिकल जो है 19 से आर्टिकल 28 तक। ठीक है, जिसमें आपको कई सारे जो है अधिकार देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको जो आर्टिकल 19 से शुरू होता है जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, उसको देखेंगे। दूसरा हम लोग देख लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 के मध्य आएगा। और तीसरा भी हम लोग देख लेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। तो ये सारे अधिकार आज हम लोग देख लेंगे। टोटल अधिकार कितने हैं ये हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कि पहले आप देखेंगे कि 7 अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। 6 क्यों हो गए, 7वें का क्या हुआ, तो हमने बताया था कि जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इसके तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स था, उसको यहाँ से हटा करके जो हमारा पार्ट 12 है उसका आर्टिकल 300A है उसमें रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अगर उसको कोई पूछ ले कि पहले वो कौन से आर्टिकल में था, तो भैया याद रखिएगा कि जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके क्लॉज F में था। ठीक है, तो अब कहाँ है, वर्तमान में आर्टिकल 300A में है, जो कि पार्ट 12 में आता है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना है। चलिए हम लोग आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लें। यहाँ देखिए, अब कह रहे हैं आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारे पास आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि आर्टिकल 19 जो ए है वो बताता है हमें, मतलब कि वो हमें स्वतंत्रता देता है बोलने की और अपने जो भी भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने की, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है वो हमें आर्टिकल 19A के तहत मिलती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 19 है, यानी जो हमारा अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, उसके तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तो इसके तहत आप देखेंगे कि हमें 6 प्रकार की यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, और वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं ये आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला आप देखिए जो हमारा अनुच्छेद 19A है, अनुच्छेद 19A ये क्या हमें कहता है, तो ये हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 19 है इसके तहत आपको बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। फिर चाहे आप उसको मतलब कि मुंह से यानी कि स्वर के रूप में बोल रहे हों, लिख रहे हों, टाइप कर रहे हों, कैसे भी आप मतलब कि अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसकी जो स्वतंत्रता है वो हमें 19A में मिलती है। ठीक है, इसी 19A के तहत ही आपको मिलती है एक स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो अखबार में आप देखते हैं ना कि चीजें आती हैं, तो जिसे हम कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, ये कहाँ आती है, इसी अनुच्छेद 19A के तहत ही हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा हुआ है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो हमें किस आर्टिकल के माध्यम से मिली है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 19A में मिली है। ठीक, दूसरा है हमारा 19B यानी कि आर्टिकल 19B, ये क्या कहता है, तो ये हमें बताता है भैया कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के, यानी कि शांति के साथ, हथियार ना हो आपके पास, आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं
और कोई सभा वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए और आप लोग कोई भी ऐसी हरकतें ना कर रहे हो जो कि मतलब कि लोगों के हित में ना हो। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप ठीक से निभा रहे हैं तो आप कहीं भी बैठ करके क्या कर सकते हैं, सभा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। पता चला आप कह रहे हैं कि हथियार लिए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम शांतिपूर्वक जो है धरना दे रहे हैं, तो भैया जब आप हथियार लिए ही हैं तो हो सकता है भीड़ जो है उग्र हो जाए और आप टूट पड़े, तो ये सब नहीं चलेगा। शांतिपूर्वक रहें और बिना हथियार के आप धरना वगैरह कर सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या है हमारा आर्टिकल 19C, और ये हमें क्या बताता है, तो ये कहता है कि आप भैया कोई संघ बना सकते हो, ठीक है। आप कोई भी संघ बना सकते हो। आपको संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19C के तहत मिलती है, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। कहाँ से, तो आर्टिकल 19C के तहत, ठीक है। तो चौथा जो हमको मिला हुआ है वो कौन सा है, वो है हमारा आर्टिकल 19D, ठीक है। आर्टिकल 19D, और जो हमारा 19D है यानी कि 19(4) है, ये कौन सी स्वतंत्रता देता है, तो भैया ये स्वतंत्रता देता है कि आप भारत देश की सीमा के भीतर यानी भारत देश के भीतर कहीं भी जा करके मतलब कि घूम टहल सकते हैं। यानी कि आवागमन की जो स्वतंत्रता है देश के भीतर वो हमें आर्टिकल 19(4) के माध्यम से मिलती है। एक क्वेश्चन बनता है कि देश के भीतर जो घूमने की स्वतंत्रता है वो तो आपको 19(4) से मिली, लेकिन अगर आपको विदेश जाने की जो है परमिशन चाहिए, यानी कि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में घूमना चाहते हैं, तो कौन सा जो आर्टिकल है यानी वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके माध्यम से या जिसके तहत आपको विदेश जाने की जो है आज़ादी मिलती है, तो भैया वो 19 में नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा कि वो अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 21। और ये जो हमारा अनुच्छेद 21 है ये हमें कौन सी आज़ादी देता है, यानी कि कौन सा ये हमें राइट दिया हुआ है, तो ये जीवन जीने की स्वतंत्रता के भीतर आता है अनुच्छेद 21, ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी जानते हैं, या जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो इसी के तहत आपको विदेश जाने का अधिकार मिलता है, ठीक है। विदेश जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, जबकि भारत देश की सीमा के भीतर अगर आपको कहीं आना जाना है तो वो जो आपको अधिकार मिला हुआ है वो अनुच्छेद 19(4) के तहत मिला है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है अलग अलग, इनको याद रखिएगा। पांचवा हमारा जो है जो यानी कि 5वें प्रकार की जो स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है वो कौन सी है, तो 19 जो ई है वो क्या बताता है, वो कहता है भैया कि आप भारत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और वहाँ पे बस सकते हैं, बशर्ते कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जिनको मतलब कि कुछ स्पेशल जो है राइट्स मिले हुए हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं तो वहाँ पे नहीं, यानी कि अपवादों को छोड़ करके आप भारत देश की सीमा में कहीं भी जा करके बस सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। ये हमें कहाँ से अधिकार मिला है, तो अनुच्छेद 19 ई के तहत ये स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। अगला और कौन सा है, तो 19 में जो है एक और स्वतंत्रता मिली हुई है 19F के तहत, यानी कि 19F जो है वो तो अब है ही नहीं, ये चला गया है अनुच्छेद 300A में, तो इसको छोड़िए। 19G देखिए, जी, ठीक है, टोटल 6 ही स्वतंत्रता मिली हुई है। तो अनुच्छेद 19G जो है वो क्या कहता है, तो ये आपको कहता है भैया कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार जो है वो कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि अपनी आजीविका के लिए आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ अपवाद हैं। अर्थात अपवाद में ऐसा नहीं है कि आप हेरोइन का व्यापार करना शुरू कर दें, आप जो है मतलब कि गांजा भांग जो है बेचना स्टार्ट कर दें, तो ये सारी चीज़ें भैया आपकी आजीविका चलाने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे तो आप कोई और पैसा कमा नहीं सकते। तो ये, और दूसरी चीज़ कि पब्लिक के लिए भी ये मतलब उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये इस वजह से इनको छोड़ करके, यानी कि जो अपवाद हैं उन्हें छोड़ करके अन्य कोई भी आप अगर आजीविका चलाने के लिए रोजगार करना चाहते हैं तो आप आज़ाद हैं। और कहाँ ये हमें स्वतंत्रता मिली है, तो अनुच्छेद 19G में मिली है, ठीक। तो ये रहा हमारा जो अनुच्छेद 19 है, उसमें हमने देखा कि हमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। कौन कौन सी मिली हैं फिर से बता रहे हैं, क्रम से बताएंगे, सुन लीजिएगा। एक तो बोलने का अधिकार है, दूसरा बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप कहीं भी सभा वगैरह कर सकते हैं, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा कौन सा है, तो भारत देश के भीतर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, पांचवा है कि भारत देश के भीतर यानी कि भारत देश की सीमा में
आप कहीं भी जा कर के बच सकते हैं। और छठा है कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते मतलब कि जो ऐसे व्यापार करिए जो मतलब कि अपवाद में ना आते हों। ठीक, तो टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिली है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना, और ये क्या है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अभी हमने ऊपर देखा था अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19E, अनुच्छेद 19G या फिर अनुच्छेद 19A। तो अनुच्छेद 19A तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। जी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि व्यापार और आजीविका मतलब कि अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ई में क्या है, तो ई में है भैया कि आप किसी भारत देश की सीमा के भीतर कहीं भी जा करके वहां पे बस सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो यही निवास करने और बसने की स्वतंत्रता ही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। और डी क्या कहता है, डी बताता है कि आप भारत देश के सीमा के भीतर कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं सॉरी, कह रहे हैं कि अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को किस बात से संरक्षण दिया जाता है। और आप देखिए शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं गया, नया क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, दोहरा दंड, पूर्वव्यापी कानून, आत्मदोषारोपण या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुच्छेद 20 के तहत आपको कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, दोहरा दंड, पूर्वव्यापी कानून या आत्मदोषारोपण। वैसे तो तीनों बातें हैं ना, मतलब कि ये तीनों की मतलब तीनों पॉइंट्स ही सही हैं। अनुच्छेद 20 के तहत आपको 3 प्रकार के जो है राइट्स मिले हुए हैं, और वो 3 राइट्स क्या हैं अभी हम आपको बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर है डी वाला हो जाएगा। मुझे लग रहा था कहीं ये तो नहीं होगा, तीनों बातें सही हैं इसमें। ठीक है, तीनों बातें ठीक है। अनुच्छेद 20 के तहत आप देखेंगे कि आपको दोहरे दंड से भी संरक्षण मिला हुआ है, पूर्वव्यापी जो कानून है उससे भी संरक्षण मिला है, और आत्मदोषारोपण से भी जो है आप देखिए कि इसमें आपको आज़ादी मिली हुई है। जैसे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 20 कहता क्या है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 20 है ना भैया, वो आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसके लिए, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है वो आपको कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 20 के माध्यम से। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, पहली है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, यानी कि कोई कांड अगर आपने किया है, आपने कोई मतलब की गलती की है, तो उसके लिए केवल एक ही बार आपको दंडित किया जाएगा, एक ही गलती के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, दूसरा कौन सा है, दूसरा है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, ना कि उसके पहले और बाद वाले कानून के तहत। अर्थात जैसे आपने आज कोई पेन चोरी किया, ठीक, सपोज दैट आज आपने एक पेन चोरी कर लिया। ठीक है, पेन चोरी किया, और वर्तमान में एक पेन चुराने के लिए सपोज दैट मान लीजिए कि 1 साल की जेल है, 1 साल की जेल है। ठीक, तो आज ये जो है आज जो है आपने पेन चोरी किया, और अभी तक आज की डेट में एक पेन चुराने के लिए 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन आने वाले कल को हो सकता है कि एक पेन को चुराने के लिए 2 साल की जेल का प्रावधान हो जाए। तो चूंकि आपने जो काम किया है, आपने जो चोरी की है वो आज की डेट में की है, तो आपको जो सजा मिलेगी वो 1 साल वाली ही मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि वर्तमान में, यानी कि जिस समय आपने जो काम किया है उस समय जो कानून बनाया गया है उसी तहत आपको सजा मिलेगी। आगे पीछे के जो भी कानून है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। एक और अधिकार है, और वो कौन सा है, वो मौलिक अधिकार ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अपने ही विरुद्ध चल के गवाही दें, इसके लिए आपको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, तो ये 3 जो है मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं अनुच्छेद 20 के तहत। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये देखिए, पूर्वव्यापी कानून से भी हमें संरक्षण मिला है, दोहरे दंड से भी हमें संरक्षण मिला है, और आत्मदोषारोपण से भी हमें संरक्षण मिला हुआ है। जो इसका डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत किस मौलिक अधिकार की बात की गई है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं,
तो पहला है कि शिक्षा का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता और चौथा है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब देखिए जो स्वतंत्रता वाली बात है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और पहली बात की ये जो मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ये कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता अभी हमने देखा 19A में है। ठीक है, और कह रहे हैं संपत्ति का अधिकार, तो ये तो मौलिक अधिकार ही नहीं रहा, बचा क्या हमारा शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको शिक्षा का अधिकार जो है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे आप देखेंगे कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। और ये क्वेश्चन चूंकि पूछा गया है PYQ है, इस वजह से मैंने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है, वरना हम इसमें हो सकता है फेरबदल करके कुछ कर देते। लेकिन वैसे भी आप याद रखिएगा कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है ना, उसमें बहुत तरह के अधिकार हमें मिले हुए हैं। ठीक है, और उसमें दिन प्रतिदिन विस्तार ही होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसका जो है वो खत्म हो रहा है ना, दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 में मतलब विस्तार होता ही जा रहा है। ये अधिकार, वो अधिकार, फलाना अधिकार, ढिमकाना अधिकार, रोज नए नए अधिकार उसमें ऐड ही होते जा रहे हैं। लगभग 40 प्रकार के अधिकार अभी तक मिल चुके हैं हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए कुछ इसके तहत जो है उसको देख भी लेते हैं। तो पहले तो यही देख लिए कि जो अनुच्छेद 21 है, जो हमारा भाग 3 का अनुच्छेद 21 है वो एग्जैक्टली कहता क्या है। तो जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है, ठीक है, संरक्षण की बात करता है। कौन सा, तो ये हमारा अनुच्छेद 21। ठीक है, तो इसके तहत क्या बातचीत है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, यानी कि सपोज अभी आप देखिए कह रहे हैं कि बिना किसी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आपको आपके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए कि हम लोगों में जो लोग मतलब कि कोई कांड करते हैं उन्हें फांसी की भी सजा मिलती है, तो उनसे तो उनके जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है। तो भैया क्यों छीना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत यानी कि उस विधि के तहत उनसे उनका जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे ही कोई किसी का मतलब कि जीवन का अधिकार नहीं छीन ले रहा है कि आज हमारा मन किया चलो उसको निपटा देते हैं और उसको निपटा दिया और आसानी से शांति से घूम रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक विधि बनाई गई है, उस विधि के तहत जो राज्य है वो जो है किसी से भी उनका जीवन जीने का अधिकार छीन सकता है, लेकिन कैसे, उस विधि के तहत, विधि के बाहर जाकर के नहीं। ठीक है ना, तो जो फांसी वगैरह दी जाती है वो भी जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन कैसे छीना जा रहा है, विधि के तहत छीना जा रहा है। यही कारण है कि वो मतलब सही प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो चलिए कुछ और पॉइंट्स है इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं ना कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसमें कितने सारे जो है अधिकार हमें मिले हुए हैं। सारे तो नहीं बताएंगे, कुछ बता देते हैं। जैसे आप देखिए, एक तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार हमें मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस जिए जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में बस जिए जा रहे हैं, नहीं भैया, एक प्रतिष्ठा के साथ आप जिए, ये अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। साथ में स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित यानी कि प्रदूषण रहित जो है पर्यावरण आपको मिले, साथ में जो पानी है वो ठीक से मिले, वायु जो है वो भी गुणवत्तापूर्ण हो, तो ये सारे भी आपके मौलिक अधिकार हैं। जो जीवन है उसकी रक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार जो हमारा चौथा है, निजता का अधिकार ये हमारा अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। और निजता के अधिकार को लेकर के आधार कार्ड वाला मामला भी सामने आया था, उसको लेकर के कुछ लोगों ने जो है बताया था कि ये हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और आप देखिए, आश्रय का अधिकार, मतलब अच्छा स्वास्थ्य हो आपका, उसका अधिकार। 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, साथ में निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, यानी कि फ्री में जो वकील करने का अधिकार है वो भी आपको अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है। इसके साथ साथ अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, अर्थात ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी मतलब कि काम के लिए, यानी कि आपने कोई गलत काम किया उसके लिए आपको सज़ा मिली है तो डबल सज़ा हो जाए कि आप अकेले रहो, काल कोठरी में रहो, तो इस तरह के जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो काम है वो नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका भी आपको अधिकार मिला हुआ है। साथ में त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार,
और इसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार हैं भैया। इसमें आप देखेंगे कि लगभग 35-36 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं और आए दिन उसमें विस्तार भी होता जा रहा है। और अब देखें कि सार्वजनिक रूप से आपको फांसी नहीं दी जाएगी, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल जो बाहर घूम रहे हैं उन्हीं का अधिकार है, नहीं, जो लोग जेल वगैरह में बंद है ना, उनको भी अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे यहाँ का जो मतलब कि कानूनी प्रक्रिया है ना, वो मतलब बहुत ही उदार प्रवृत्ति की है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सोने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। ये बड़ा मजेदार अधिकार है कि सोने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे और अवसर का भी अधिकार है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा। और ये सारे पॉइंट्स ना आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे। एक मजे की बात यह है कि ये जो अनुच्छेद 21 के तहत इतने सारे अधिकार हमने आपको बताए, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन और है जो मतलब कि पूछा जा चुका ऑलरेडी। पूछा क्या गया था कि आप अपने पसंद के जीवन साथी को चुने। ये मतलब जो अधिकार है, यानी कि अपनी पसंद से विवाह करने का जो अधिकार है, वो आपको कौन से अधिकार के तहत आता है? तो याद रखिएगा कि वो भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि अपनी पसंद के साथ अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अनुच्छेद 21 में जो हमें याद रखना चाहिए। साथ में आगे चल करके आप देखिए कि जो अनुच्छेद 21 है ना, इसमें एक और भी बात है, उसको भी याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 21 है, ये बताता है कि मतलब जो गवर्नमेंट है, इसका दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ और एकदम मतलब कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो राज्य है, वो अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए, ये सरकार का दायित्व है, ठीक है। आगे चल के आप देखिए कि इसी दायित्व को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया। यानी कि जो एनजीटी अधिनियम है ना, इसको पारित किया गया इसी अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। कब पारित किया गया? तो 2010 में। आपसे पूछा जाता है कि जो एनजीटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और थोड़ा एनजीटी के बारे में भी बताया गया था लूसेंट में, जो कि आपको जानना चाहिए। तो एनजीटी जिसकी स्थापना हुई है 2010 में, अगर इसका आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो भैया नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके कुछ 4 जगह जो है अन्य हेडक्वार्टर्स भी हैं, यानी कि मेन तो नई दिल्ली में है, लेकिन अन्य 4 जगहों पर इसकी जो पीठ है वो कौन सी है? एक तो भोपाल में है, दूसरा पुणे में है, तीसरा कोलकाता में है और चौथा चेन्नई में है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन ये वाला कई बार पूछा गया है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई है, तो 2010 में हुई है, ये याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 21 में लगभग जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 21 ए भी बता देते हैं, कहे लिए कुछ रह जाए इसमें। तो ये पॉइंट और आता है अनुच्छेद 21 ए। अब कहीं भी ए बी सी अगर जुड़ा हो तो समझ लीजिए कि वो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो हमारा अनुच्छेद 21 ए है, ये क्या कहता है भैया? ये बताता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। और ये कब ऐड किया गया? तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में। इसी के माध्यम से 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे रखा गया है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 ए है उसमें रखा गया है। और अनुच्छेद 21 ए क्या है? तो एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और ये क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए की गई? और हमारे पास ऑप्शन अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14। तो अभी हमने बताया ना कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 2010 में, अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। आपको वही बताना है कि वो 4 अनुच्छेद कौन से हैं, ठीक है ना। वैसे तो स्टार्टिंग में हमने बताया था, लेकिन फिर से बताएंगे। ऑप्शंस क्या हैं? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19 या 17 से 20 या फिर 18 से 21। तो
कल हमने 17 तक 18 तक दरअसल बता दिया था। तो यहाँ देखिए 16, 17, 18 ये तीनों तो वैसे ही चले गए। क्यों? क्योंकि ये सब भैया जो समानता का अधिकार है ना उसमें आ जाते हैं। तो समानता के अधिकार में कल मैंने बताया था ना कि हमें टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं, और वो जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं? तो समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 अधिकार हैं। और इन 6 अधिकारों में जो समता या समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य था। जो हमारा दूसरा अधिकार था वो कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24। और चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और छठा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ए वाला हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है। हालांकि हमने 19 भी देख लिया, 20 भी देखा, 21 भी देख लिया, लेकिन 22 नहीं देखा है। तो चारों एक बार एक सरसरी नज़र में बता देते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, उसमें जो अनुच्छेद 19 से 22 है वहां तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 19 में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों से मतलब कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात है। अनुच्छेद 21 में हमने देखा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हम देखेंगे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है ना। तो ये चार जो 19, 20, 21, 22 चार जो अधिकार हैं, ये कौन से अधिकार के भीतर आते हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा भी गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए भैया, 47th बीपीएससी में पूछा गया है प्रीलिम्स में 2005 में। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जब हम अनुच्छेद 21 बता रहे थे तो उसमें हमने मतलब कि विशेष तौर पे बताया है अनुच्छेद 21 में एक तो प्रेस की स्वतंत्रता और दूसरा अपने पसंद के जीवन साथी को चुनने का अधिकार। ठीक है, तो ये कहाँ पे है भैया? अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताया भी गया है कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वर्णित जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके लिए जो अधिकार है इसको न्यायालय द्वारा इसमें निहित माना गया है। ठीक है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ये कहाँ किसके द्वारा बताया गया? तो न्यायालय के द्वारा इसको बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें। ये आप लोगों से बहुत बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर जो राष्ट्रीय झंडा है इसको फहराने का अधिकार मतलब कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है किस आर्टिकल के तहत? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है अनुच्छेद 14 तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुच्छेद 21 बिल्कुल नहीं, 25 बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) जो है इसके तहत आपको ये अधिकार है कि आप जो है अपने घरों पर यानी कि अपने छत पर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है झंडा उसे फहरा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए कहाँ से आया है ये भी बता दिया गया है कि एक मामला आया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला। इसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बताया कि निजी भवनों के ऊपर जो राष्ट्रीय झंडा है इसको फहराना भी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, यानी कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के भीतर ये भी आता है। कहाँ पे? अनुच्छेद 19(1)(a) में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात हमने कहाँ बताई थी? कह रहे हैं अनुच्छेद 19 बिल्कुल नहीं, ये वाक एवं अभिव्यक्ति से है। अनुच्छेद 21 बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नहीं 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 नहीं
अनुच्छेद 21 ही तो सही है जी। देखो मतलब मेरे दिमाग में बस गया ना कि जीवन जीने का अधिकार, तो भैया जो अनुच्छेद 21 है ना उसी के भीतर ये आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और जो अनुच्छेद 20 है वो क्या है, अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में जो मतलब गिरफ्तारी है इससे निरोध से संबंधित जो है मतलब कि मिला हुआ है अधिकार। तो इसका तो जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाएगा कि अनुच्छेद 21 जो है ना इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 21 कितना बड़ा है, उसमें कितनी सारी चीज़ों के अधिकार मिले हुए हैं ये हमने बता दिया है, तो इसका बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और ये क्या कह रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने हालांकि बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या, अनुच्छेद 14 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर कोई नहीं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन में करवाया हुआ है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका आंसर जो है वो कॉमेंट करें। ठीक है, आप इसका आंसर कॉमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ अब ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है। तो हमारा अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार था, वो सब समाप्त हो चुका है। अब हम लोग तीसरे अधिकार पे आ गए हैं, और वो कौन सा अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है उसके तहत कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो उसमें आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केवल 2 आर्टिकल्स शामिल हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो अब वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, हमने सारे आर्टिकल से क्वेश्चंस लिए हैं, क्रम वाइज क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और लूसेंट में दरअसल जो भी चीज़ें हम करवा रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे लूसेंट हो, उसमें मैंने एक एक पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ताकि ये ना हो ना कि कुछ छूट गया, कुछ छूटने की तो गुंजाइश ही ना रहे। तो आपसे कह रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके द्वारा कौन से परिकल्पित हैं। ऑप्शंस क्या है, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी से निषेध, दूसरा कह रहे हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और चौथा है कि कारखानों तथा खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। और आपके पास ये कूट दिए हुए हैं। और एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो लूसेंट में है उसको कंप्लीट देख लें, तो उसके लिए आप हमारे लूसेंट पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए, उसमें हमने कई सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं, जो बचे हैं उसको आगे करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका सही आंसर देखिए, कह रहे हैं पहला वाला तो एकदम सही है, दूसरा कह रहे हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि ये समानता के अधिकार के भीतर आता है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देख लीजिए 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उत्तर तो हमें मिल गया। क्या होगा उत्तर, जो 1 और 4 है वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा देखिए क्यों गलत है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये दरअसल आएगा है हमारा ये मौलिक अधिकार ही, लेकिन अनुच्छेद 28-29 के आसपास आएगा, तो ये गलत है। और ये मतलब पहला और चौथा सही है। पहला क्या है कि मानव व्यवहार मतलब कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध कहाँ पे है, तो ये आप देखिए कि जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है उससे संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा अनुच्छेद है, तो जो बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम का निषेध है ये आपको आर्टिकल 23 में मिलेगा। कहाँ, आर्टिकल 23 में। और चौथा है कि कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 24 में। और ये क्या कहता है, दोनों अलग अलग देख लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है, तो जो हमारा आर्टिकल 23 है वो बताता है भैया कि मानव का व्यापार और बलात् श्रम नहीं किया जाएगा। ठीक है, मानव का जो दुर्व्यापार है यानी कि गलत कामों के लिए मानव का जो खरीद फरोख्त है वो नहीं किया जाएगा। अच्छे कामों के लिए आप मानवों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अच्छे काम मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि क्रिकेट में जो है अक्सर ये जो न्यूज़ निकल के आती है कि ये वाले जो क्रिकेटर हैं ये इतने करोड़ के बिक गए, और वो जो क्रिकेटर हैं वो इतने करोड़ के बिक गए, सबसे महंगा खिलाड़ी बिका। तो ये जो खरीद फरोख्त हो रही है ना, ये सही काम के लिए हो रही है, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति का, मानव का इस मतलब कि किसी बुरे काम के लिए खरीद फरोख्त करते हैं, जैसे पता चला कि आपने किसी बच्चे को खरीदा और उससे के हाथ पैर तोड़ के उससे भीख मंगवा रहे हैं, या फिर
मतलब बच्चे को वेश्या, मतलब बच्चा अभी तो बच्चा नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो उसको वेश्यावृत्ति की ओर ढकेल दें। तो इस तरह की जो गंदे काम है उसके लिए अगर आप मानव की खरीद फरोख्त करते हैं तो फिर आपको उसके लिए जेल होगी। और इन्हीं सब चीज़ों से संरक्षण जो है लोगों को मिला हुआ है। कहाँ पे? अनुच्छेद 23 में। तो आप देखिए कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की जो खरीद बिक्री है बेगार, यानी कि फ्री में आप काम नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी से जो है बेगारी करवाने के लिए उसको खरीद लिए, ले चल के घर में फ्री में काम करवाएंगे, जानवरों की तरह उनसे काम ले रहे हैं। हालांकि जानवरों को इस भी एक काम करने की सीमा है। हम लोग जब तुलना करते हैं तो बोल देते हैं कि जानवरों की तरह काम ले रहे हैं, जबकि जानवरों से भी उतना ही काम लेना चाहिए जितना कि उनके बस का हो। उनके भी ठीक है, इंसानों की तरह उतने उनके राइट नहीं है, राइट हैं लेकिन उनके राइट को ध्यान कौन देने वाला है। लेकिन फिर भी जानवरों के ऊपर भी दया करनी चाहिए। ये ह्यूमैनिटी का जो है, मतलब ह्यूमैनिटी में ये सब होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, लोग करते हैं, मारते पीटते भी रहते हैं। तो आप देखिए कि जो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध है। बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगार, अर्थात मुफ्त में काम नहीं कराएंगे। पता चला काम करवा रहे हैं, पैसे कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करवाएंगे। और खरीद फरोख्त गंदे कामों के लिए नहीं करेंगे। और इसका जो संरक्षण है वो आर्टिकल 23 में मिलता है। ठीक है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो आर्टिकल 24 जो है ना वो बताता है कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें किसी भी खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। किसी कारखाने में उनसे काम नहीं लिया जाएगा, किसी भी मिल में उनसे काम नहीं लिया जाएगा। और किसी भी खान में, जैसे कोयला की खान हो गई या सोने की खान हो गई, लोहे की खान हो गई, किसी भी तरह की खान है उनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उनके लिए फिर सजा का प्रावधान है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि समानता जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सजा की बात नहीं की गई है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 17 है उसमें भी सजा का प्रावधान है, अनुच्छेद 23 में भी सजा का प्रावधान है और अनुच्छेद 24 में भी सजा का प्रावधान है। और दूसरी बात हमने ये बताया था कि जो अनुच्छेद 17, 23 और 24 हैं, ये केवल राज्य के खिलाफ ही नहीं, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी जो है अधिकार हमें मिलता है। ठीक है। यानी कि केवल राज्य ही ऐसा नहीं करेगा, केवल राज्य ही मानवों का दुर्व्यापार या फिर बंधुआ मजदूरी से केवल राज्य को ही नहीं रोका गया है। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा यदि ऐसा काम किया जाता है तो उसको भी सजा का प्रावधान है। ठीक है। तो हमें ये व्यक्ति विशेष से भी आज़ादी मिली है, व्यक्ति विशेष से भी हमें ये अधिकार मिलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा खरीद फरोख्त नहीं कर सकता और राज्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा हम लोग। और वो कौन सा है? वो है क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वो कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24। तो 19, 17 इन सब में तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो 24 हो जाएगा। आर्टिकल 24 इसके तहत जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात की गई है। अदर जो ऑप्शन है उन्हें देख लीजिए। तो अनुच्छेद 19 वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और अनुच्छेद 23 जो है ये मानवों के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन देखिए। और ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध जो गवाही है या अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 74। तो 74 का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो आप देखिए कि अनुच्छेद जो 20(3) है ना, हालांकि मैंने अभी बताया था, तो अनुच्छेद 20(3) में ही ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो वही है साक्षी बनने के लिए या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 20 है क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, जिसके तहत हमें 3 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। तीनों अधिकार कौन से हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए क्या नहीं किया जाएगा? तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए
एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो उपरोक्त संरक्षण है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? 19 नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 20 क्यों गलत कर रहे हैं, दिमाग खराब है। तो 20 इसका जो सही आंसर है, और 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कहाँ है? तो वो है हमारा बी में, यानी कि अनुच्छेद 20 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में ही जो हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, या 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया है। और दरअसल वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता नहीं, वो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो उसी में आप देखिए कि जो मतलब कि किसके विरुद्ध, यानी कि अपराधों के लिए क्या है कि एक ही काम के लिए, यानी कि एक ही गलती के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। कहाँ बताया गया? तो अनुच्छेद 20 के कौन से क्लॉज में बताया गया है? तो भैया 20 के 1 में बताया गया है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को एक काम के लिए, यानी कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। ठीक है, और ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इन सब के बीच मुझे अनुच्छेद 22 से तो कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं, जबकि अनुच्छेद 22 इंपॉर्टेंट है। उसको मैं खुद से बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अनुच्छेद 22 का कोई क्वेश्चन नहीं लिया दरअसल, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको हम डिटेल में देख के चलेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 25 है वो कहता है कि धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। तीसरा कह रहे हैं कि अनुच्छेद 27 राज्य को धार्मिक संस्थानों पर टैक्स लगाने से रोकना। और चौथा है कि अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो सकता है? तो यही गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये इसका सही आंसर हमने दे दिया है। तो हम अब देखेंगे कि जो हमारा चौथा अधिकार है, मूल अधिकार में टोटल 6 अधिकार हैं, जिसमें हम अभी चौथे अधिकार पे आ गए हैं। और ये जो चौथा अधिकार है ये कौन सा है? ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको 4 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 25, और कौन सा है? आर्टिकल 26, साथ में आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ठीक है, तो 4 आर्टिकल्स आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिलेंगे। चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 25 है वो। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये बताता है भैया कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति है वो अपने धर्म को जैसे उनका मानने का तरीका है वैसे मान सकते हैं, वैसे अपना आचरण कर सकते हैं, और अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन उस धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत वो किसी से जबरन उसका जो धर्म है उसका परिवर्तन नहीं करवा सकते। अर्थात आप देखेंगे हिंदू धर्म में तो नहीं पता, लेकिन इस्लाम धर्म में इस तरह के चलन देखने को मिले हैं मध्यकाल में एग्जैक्टली, कि वो लोग जबरदस्ती हिंदुओं को अपने कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते थे। और ईसाइयों को भी आप देखिए, उन्होंने जब वो भारत देश में आए तो उन्होंने अपने कि हमारे हिंदुओं को या हमारे देश के जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग थे उनको जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो ये जो जबरदस्ती आप लोग जबरदस्ती आप लोग जो धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं ये नहीं करवा सकते। ठीक है ना, तो आर्टिकल 25 जो है आपको आपके धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता आपको इसके तहत नहीं मिलती। ठीक, तो ये हमारा अनुच्छेद 25 है। दूसरा क्या है? दूसरा है अनुच्छेद 26, और ये अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो अब देखिए इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो मिलती है। क्या? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यहाँ पे मिलती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, और विधि के विधि के अनुसार उसमें उसके लिए वो संपत्ति का अर्जन वगैरह भी कर सकता है। वैसा नहीं कि आप दूसरों को मार पीट के उससे जो है संपत्ति ले लेंगे, किसी का खेत जबरदस्ती ले लेंगे, तो इस तरह से आप संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकते। विधि के अनुसार आप जो है संपत्ति का भी अधिग्रहण कर सकते हैं। अधिग्रहण अर्जन कर सकते हैं, अधिग्रहण करना ठीक नहीं है।
तीसरा है हमारा आर्टिकल 27, ठीक है, आर्टिकल 27। और ये आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि जो राज्य है ना, वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी एक धर्म के उत्थान के लिए आवश्यक हो, ठीक है। अर्थात जो राज्य है उसके द्वारा ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा जो कि किसी भी धर्म का जो है वो उत्थान करे। अर्थात जैसे आप देखेंगे कि मध्यकाल में एक टैक्स लगता था जिसे हम कहते थे जजिया, ठीक है, क्या कहते थे? जजिया टैक्स। और ये किससे लिया जाता था? तो गैर जो मुसलमान थे उनसे लिया जाता था, और इस्लाम के प्रचार प्रसार में, इस्लाम के उत्थान में इसको यूज़ किया जाता था। तो इस तरह के जो टैक्स है वो गवर्नमेंट नहीं लेगी। ये कहाँ बताया गया है? ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है या उसके तहत एक अंतिम जो अनुच्छेद है वो है हमारा आर्टिकल 28, आर्टिकल 28। और ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि राज्य जो है वो मतलब कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसमें जो भी वित्त पोषण है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म विशेष की जो शिक्षा है वो नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी धर्मोपदेश हो, उसमें किसी भी बच्चे को जबरदस्ती आने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है हमारा चौथा अधिकार जो था उसको भी हमने देख लिया। कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें हमने देखा टोटल 4 अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला अनुच्छेद 25, दूसरा अनुच्छेद 26, तीसरा अनुच्छेद 27 और 28, ठीक है। जिसमें हमने 25 में देखा कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी तरह से आचरण कर सकते हैं, इन सब की आपको स्वतंत्रता है। 26 में हमने देखा आप अपने जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंध करने के लिए जो भी काम करना है उसको कर सकते हैं। 27 में हमने देखा कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 में हमने देखा कि राज्य विधि से यानी कि राज्य के द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, और किसी भी बच्चे को बाध्य भी नहीं किया जाएगा कि चल के वो वाला धर्मोपदेश सुनो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो छूट गया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हालांकि हमने बता दिया है कि अनुच्छेद 22 में क्या है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग अनुच्छेद 22 देख लेते हैं, आर्टिकल 22। और ये क्या बताता है? जो हमारा अनुच्छेद 22 है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ओहो क्या लिखा रहा है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, ठीक है। निरोध से संरक्षण की बात करता है, क्या? तो हमारा अनुच्छेद 22। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब ये लिखा हुआ है इतना बड़ा सा एक सेंटेंस, एक शब्द है या सॉरी एक सेंटेंस है, ये है क्या एग्जैक्टली? तो आप देखिए इसमें आपको बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। और वो 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? अर्थात आप पता चला आप रोड पे जा रहे थे, जबरदस्ती पुलिस आई और आपको 2 तमाचा बजा के धर के ले गई कि चल बे अब चल के तुझसे वहीं निपटते हैं। तो अगर इस तरह की कोई दुर्घटना आपके साथ घट जाए तो आपके कौन कौन से राइट्स हैं ये आप यहाँ पे जानिए। पहला जो हमारा अधिकार है वो कौन सा है? तो पहला अधिकार है हमारा कि हिरासत में आपको क्यों लिया गया है इसका कारण बताया जाए, ठीक है। हिरासत लेने का कारण बताया जाए, ये आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कि 24 घंटे के भीतर आपको किसी भी दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, फिर वो कोई भी हो, लेकिन आपको कोई भी दंडाधिकारी हो उसके सामने आपको पेश करना पड़ेगा उन्हें जिन लोगों ने आपको धरा है, ठीक है। लेकिन जो यात्रा का समय होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा इस 24 घंटे में, ठीक है। और तीसरी कौन सी स्वतंत्रता है? तीसरा जो अधिकार है भैया वो है अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार, ठीक है। तो अगर कल को आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पुलिस 2 तमाचा बजा करके पकड़ ले गई, तो उसके बाद आपके पास ये 3 अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला कि आपको क्यों हिरासत में लिया गया इसका कारण बताया जाए। दूसरा है कि 24 घंटे के भीतर आपको किसी दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। और तीसरा है कि अपने मनपसंद वकील से सलाह करने की स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। तो ये 3 अधिकार आपको मिले। लेकिन एक और पॉइंट है वो हमें जानना चाहिए, इसी आर्टिकल 22 में ही है कि
ये जो स्वतंत्रता, सॉरी क्या हो गया, लेकिन इसके इतर आप देखिए कुछ और भी बातें हैं, ठीक है। तो ये तो जो हमें अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता मिल ही रही है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है और वो क्या है, वो है निवारक निरोध, ठीक है, निवारक निरोध, और ये भी अनुच्छेद 22 में ही है, निवारक निरोध। इसमें क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली इसको जानिए। तो भारतीय संविधान का जो मतलब अनुच्छेद 22 है, इसके खंड हैं, खंड 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, इसमें क्या प्रावधान है उसको देखिए। तो इसमें आपको मिलेगा कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अर्थात जैसे अगर मतलब कि राज्य को लगा कि ये जो सामने वाला पर्टिकुलर व्यक्ति है ये किसी भी तरह का क्लेश कर सकता है, तो इसको पहले से ही पकड़ के दबोच के ले आओ, पहले बंद करो, ठीक है। और ये जो पकड़ लिया गया, ये क्यों पकड़ा गया, क्योंकि ऐसा डर है कि आप समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, या कल जो है कोई काम होना है उसके लिए आप खतरा बन सकते हैं, इस वजह से आपको धर लिया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है उसने कोई काम किया है उसको दंड देना, नहीं, व्यक्ति काम करने ही ना पाए, यानी कि अपराध करने ही ना पाए, उसकी वजह से लोगों को नुकसान होने ही ना पाए, इस वजह से आपको बंदी बना लिया गया है। ये क्या है, ये है निवारक निरोध, यानी कि आपने कांड किया नहीं है, ऐसी संभावना लग रही है कि आप कांड कर सकते हैं, अतः आपको पहले से ही निवारक निरोध के तहत नजरबंद कर दिया गया या धर पकड़ लिया गया या बंदी बना लिया गया, ठीक है। और ये मतलब कि ये जो निवारक निरोध है ये किस कारण से लिया जाता है, क्यों, मतलब कि वो कारण क्या है जो इनको अंदर रखा गया। तो पहला तो राज्य की सुरक्षा, यानी कि आपके होने से राज्य की जो सुरक्षा है उसको खतरा है। दूसरा लोक व्यवस्था में भी आप पता चला कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और भारत की सुरक्षा संबंधी कारण भी ये कुछ कारण है जिसके तहत आपको निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया जा सकता है। तो हमने देखा कि जो लोग किसी साधारण प्रक्रिया के तहत बंदी बनाए गए हैं उनको 3 प्रकार के अधिकार मिले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लोग निवारक निरोध के तहत बंदी बनाए जाते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो आप देखिए जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 का दूसरा खंड है उसमें इनके लिए कुछ बात बताया गया है, और क्या है वो, तो सबसे पहला आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया गया है तो उसे 3 महीने से ज़्यादा के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। 3 महीने तक ही उन्हें बंदी बनाए रखा जाएगा बिना किसी कारण बताए। लेकिन अगर कोई मतलब कि अगर चाहते हैं कि 3 महीने से अधिक के लिए इन्हें बंदी बना के रखा जाए तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड से सलाह लेनी होगी, जिसमें यानी कि जो सलाहकार बोर्ड होगा उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सहित एक मतलब कि सलाहकार बोर्ड होगा। उस सलाहकार बोर्ड के द्वारा अगर ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है आप इन्हें 3 महीने से अधिक के लिए बंदी बना के रख सकते हैं, तभी फिर 3 महीने से अधिक के लिए बंदी बनाए रखा जाएगा, नहीं तो 3 महीने के बाद फिर आपको छोड़ना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि निरोध का जो आधार है वो संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, यानी कि आपको क्यों जो है निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया गया है उसका क्या आधार है वो व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो आधार सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तो फिर इसे बताया जाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। एक और प्रावधान है इनके लिए, यानी कि इनके संरक्षण से संबंधित एक और प्रावधान है, और वो क्या है, वो ये है कि जिस व्यक्ति को भी बंदी बनाया गया है उसको यह अधिकार है कि वो इस बंदी बनाए जाने की जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ 3 अधिकार इनको भी मिले हुए हैं जिन्हें निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कानून बनाए गए हैं, वो कानून कौन से हैं और किससे संबंधित है, क्योंकि ये आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि लूसेंट में ना बड़े कठिन कठिन शब्द यूज़ किए गए हैं, ये अनुच्छेद 22 का जो खंड 2 है उसमें वो तो समझ में ही ना आए, इतना भयानक शब्द उसमें यूज़ किया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो निवारक निरोध से संबंधित कुछ बनाई गई विधियां हैं उन्हें, ठीक है। तो केवल विधि देखेंगे और उसका साल देख लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ जानना है नहीं उसमें। तो एक जो विधि बनाई गई है उसका नाम है निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम 1950।
आप देखिए कि ये आगे चल करके समाप्त हो गई है 1971 में, ठीक है। तो इसको जो है बनाया गया था 1 अप्रैल 1951 में, इसको मतलब कि समाप्त हो जाना था, लेकिन इसका टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता गया और जा करके अंत में वो 1971 में समाप्त हुआ। और ये क्यों बनाया गया था ये भी जान लीजिए कि इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनको भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था, ठीक है। तो ये बनाया गया था, नाम क्या था इसका, निवारक निरोध अधिनियम 1950। यही याद रखिएगा कि निवारक निरोध अधिनियम कब का है, 1950 का। दूसरा जो कानून बनाया गया वो कौन सा है, दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इसी को कहा जाता है मीसा, ठीक है, मीसा पूछा जाता है। और ये मीसा कब का है, तो मीसा है भैया 1971 का, ठीक है। आगे चल के आप देखिए कि 1979 में इसे भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो मीसा कब समाप्त हो गया, 1979 में। तीसरा कौन सा अधिनियम है, तो निवारक निरोध से संबंधित जो तीसरा मतलब की तीसरी विधि है वो है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम। और कब का है, 1974 का। नाम क्या है, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, ठीक है। और इसमें देखें कि पहले जो है इसमें अगर कोई भी ऐसा तस्कर जो इसमें पकड़ाता था उसको पहले तो केवल 1 साल के लिए नज़रबंदी के मतलब कि मिला हुआ था कि 1 साल तक ही उसको नज़रबंद रखा जाएगा, लेकिन आगे चल करके इसको बढ़ा करके 2 साल के लिए कर दिया गया, ठीक। तो अगर इस कानून के तहत कोई धराता है, कोई पकड़ाता है, तो उसको फिर 2 साल की सज़ा आराम से मिल जाती है, ठीक है। चौथा कौन सा है, चौथा आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 है ये भी निवारक निरोध से संबंधित एक कानून है 1980, ठीक है। और आप देखिए कि ये केवल जम्मू कश्मीर है जहाँ पे ये लागू नहीं होता, बाकी हर जगह पर लागू होता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, ये अलग ही फैक्ट है, ठीक है। पांचवा कौन सा है, पांचवा है आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या कानून, जिसको टाडा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, टाडा। और ये जो टाडा है इसको भी आगे चल के भैया 1995 में समाप्ति कर दिया गया, ठीक, समाप्त हो गया। और एक और है, वो क्या है, वो है पोटो, इसको बोलते हैं पोटो, ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। और कब का है, 2001 का, ठीक है। तो इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। और आगे चल के आप देखिए कि 21 सितंबर 2004 को इसको एक अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ निवारक निरोध से संबंधित कुछ विधियां थी जो हमने आपको बता दिया। ये कुछ पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने देखा घटना चक्र में इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ये जो कानून है वो एक साइड लिख के दे दें और दूसरी साइड जो है उसका ईयर दे दें और आपसे पूछ लें कि मैच करो, मैच द फॉलोइंग में। या ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट सामने सामने लिखा रहे और पूछ लें कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो भैया ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी 1-2 पार्ट इसका और आएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।